अब सब कुछ क्लियर आ रहा है? सभी लोग बताइए फटाफट। सब लोग बताइए फटाफट, क्लियर है सब कुछ? 1 सेकंड बालक। सभी कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर है बालक? मार्कर कहाँ गया? एक सेकंड। एक सेकंड बालक, जरा हम मार्कर ले आए आप लोगों के लिए। मार्कर नहीं दिख रहा है। ठीक है, वेट वेट जस्ट अ सेकंड। माफी चाहता हूँ सभी लोगों से। हाँ, चलिए सब लोग फटाफट, मैं आ गया हूँ। ठीक है, सारे एमसीक्यू यूट्यूब पर होता है, बिल्कुल होता है। हम आप लोगों को सबको बता चुके हैं कि यूट्यूब का जो चैनल है बिहार अड्डा 247, इसी पे आप लोगों को 3 PM पर एमसीक्यू कराया जाता है। कितने टाइम कराया जाता है? 3 PM पर एमसीक्यू कराया जाता है। तो आप सब लोग एमसीक्यू यहाँ पे ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे मेरे लाल। तो अब देर ना करते हुए सभी लोग फटाफट रेडी हो? सब लोग बोलो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, नमस्ते। सब लोग रेडी हो? पूछो क्या पूछना है? क्या पूछना है देवी जी? जय हिंद, जय हिंद। ध्यान दो सभी लोग, प्रणाम। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिरर के बारे में। मिरर जो होता है वो क्या होता है, ठीक, और मिरर कैसे काम करता है, इन चीज़ों पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सभी लोग देखो, मिरर को हिंदी में कहा जाता है दर्पण। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। सब कुछ क्लियर दिखाई पड़ रहा है? अब जरा समझिएगा, बफरिंग नहीं हो रहा, सब कुछ क्लियर है। अगर हम क्या कहते हैं दर्पण की बात करें, तो दर्पण होते क्या हैं? हम ये कह सकते हैं जिसमें आर पार देखा ना जा सके उसी को दर्पण कहा जाता है। जिसमें आर पार देखा ना जा सके उसी को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। तो दर्पण जो होते हैं इसमें हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने दर्पण होते हैं सब अपारदर्शी होते हैं। अपारदर्शी का मतलब होता है ओपेक होते हैं। क्या होते हैं? सब ओपेक होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अपारदर्शी माध्यम जो होते हैं उसी को दर्पण कहा जाता है। अब जायज़ सी बात है, अगर कोई शीशा है और वो अपारदर्शी है, तो वो अपारदर्शी जन्मजात शीशा तो नहीं होता है। उसको अपारदर्शी क्या किया जाता है? बनाया जाता है। क्या किया जाता है? अपारदर्शी उसको बनाया जाता है। तो अपारदर्शी उसे बनाने के लिए क्या होता है? उसमें पॉलिश लगाया जाता है। क्या कहते हैं? पॉलिश लगाते हैं। ये बात आप सब लोग जानते होंगे। क्या करते हैं? पॉलिश लगाते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। तो जो मिरर होता है, मिरर में पूछता है किसका पॉलिश लगाते हैं?
तो सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश लगाया जाता है। किसका पॉलिश लगाते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश लगाते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो सिल्वर ऑक्साइड का पॉलिश लगाया जाता है। किसका? सिल्वर ऑक्साइड का पॉलिश लगाया जाता है। तो दूसरा पॉलिश किसका लगता है? सिल्वर ऑक्साइड का। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, तभी कोई भी मिरर जो होता है वो ओपेक होता है। ओपेक का मतलब अपारदर्शी होता है। किसी भी प्रकार का कोई भी मिरर हो ओपेक हो जाता है। ओपेक इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें पॉलिश लगाते हैं। मिरर की अगर हम बात करते हैं तो मिरर बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो मिरर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला टाइप जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को हिंदी में कहा जाता है समतल दर्पण। क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। इसको इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये एक प्लेन मिरर है, दूसरा क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर है। ठीक, यानी कि गोलीय दर्पण है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण, ये दर्पण है याद रखिएगा। और दूसरा होता है कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण। इन तीनों मिरर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। तो ये जो है ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये मिरर क्या समझ सकते हो कि एक क्लासिफिकेशन। मिरर बेसिकली होते कितने टाइप के हैं तो ये आपको पता चल गया। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लेन और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। अब हम जरा आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताओगे हमें, आप ये हमें कमेंट करके बताओ कि जो आपके घर में मिरर लगा हुआ है, आपके घर में जो मिरर लगा हुआ है उस मिरर में, आपके घर में जो मिरर है वो कौन सा मिरर लगा हुआ है? बताओ सभी लोग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, समतल दर्पण। देखिए, अब 3 जगह घर में मिरर का यूज होता है। अब वो हम लिख देते हैं, आप लोग हमें बताइए ये तीनों जगह कौन सा। पहला तो आपका ड्रेसिंग टेबल होता है। ठीक, ड्रेसिंग टेबल। ठीक, ड्रेसिंग टेबल जानते हो, जहाँ पे सजना संवरना होता है, जहाँ पे कोई तैयार होता है। दूसरा जो होता है वो आपका होता है वॉश बेसिन। ठीक, वॉश बेसिन। ठीक, वॉश बेसिन जो होता है। तीसरा जो होता है वो आपका व्हीकल, यानी कि गाड़ियां जो होती हैं उनकी अगर बात करें तो उसमें यूज होता है। तो ये बताओ, ये 3 जगह हैं, तीनों जगह पहले में कौन सा यूज होता है? सबसे पहले पहले का आंसर बताइए कि ड्रेसिंग टेबल में कौन सा यूज होता है? निक निशिकांत, बफरिंग नहीं हो रहा है, आप रीज्वाइन करो। ड्रेसिंग टेबल में कौन सा यूज होता है? प्लेन बता रहे हैं। चलिए, तो हम मान लेते हैं जब सब लोग बता रहे हैं तो आंसर सही होगा। दूसरा दीप दूसरा एकता सिंह देवी जी, जो पूछें उसी का आंसर बताओ, आगे ना जाओ। दूसरे में बताओ कौन सा यूज होता है? दूसरे में वॉशरूम में, हाँ वॉश बेसिन पे जो होता है। दूसरे में कौन सा होता है? बहुत अच्छे, दूसरे में भी यानी कि वॉश बेसिन में भी प्लेन होता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर है गलत। तीसरे में आ जाओ, तीसरे में बताओ कौन सा यूज होता है? सब लोग बताओ, तीसरा जो होता है उसमें कौन सा यूज होता है? फटाफट बोलिए आंसर। तो इसकी अगर बात करें, ये सही, तो यानी कि इसका आंसर सही बताया, इसका आंसर सही बताया, दूसरे का आंसर गलत है। हमेशा याद रखिएगा, इसमें जो यूज होता है
वो कॉनकेव होता है। कौन सा होता है? कॉनकेव होता है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फिर ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएँगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पता चल गया, वॉश बेसिन जो होता है उसमें कॉनकेव होता है और जो ड्रेसिंग टेबल होता है उसमें अगर हम देखें तो उसमें कॉन्वेक्स होता है। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स होता है। तो ये बात आप लोगों को यहाँ तक याद रखनी है। अब हम एक-एक मिरर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो अपना मिरर है, वो कौन-सा है? तो सबसे पहला जो अपना मिरर है, उस मिरर की अगर हम बात करें, तो वो मिरर कौन-सा है? तो सबसे पहला अपना मिरर जो है, वो कौन-सा बालक? वो है प्लेन मिरर। देखो भई, प्लेन मिरर की अगर हम बात करें, तो इसको हिंदी में कहते हैं सम और तल, समतल, यही कहा जाता है, ठीक? क्या कहते हैं? समतल कहते हैं। सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब क्या होता है? समान होता है और तल का मतलब होता है सरफेस। जिसका सरफेस समान होता है, उसी को हम कहते हैं समतल दर्पण। जिसका सरफेस क्या हो? समान हो, उसी को हम कहते हैं सरफेस मतलब क्या कहते हैं? समतल दर्पण। अब देखो, यानी कि प्लेन मिरर, तो अगर इसका तल समान है, तो भाई थोड़ा मिरर भी बना लेते हैं। मिरर किस कलर का बना दें? रेड कलर का बना दें। ये मिरर है, मान लो, जो प्लेन मिरर है। अब इस प्लेन मिरर, अभी तो है नहीं ये प्लेन मिरर, जाहिर-सी बात है, जब इसके पीछे पॉलिश लगेगी, तभी क्या होगा? ये मिरर में कन्वर्ट होगा। हमने पीछे इसके क्या लगा दिया? पॉलिश लगा दिया। अब जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, उनको बहुत अच्छे से समझिएगा, तभी आप एक-एक चीज़ को क्लियर कर पाएँगे, अदरवाइज़ आप गलत कर देंगे। जब पॉलिश लगाते हैं तो इसमें क्यों दिखना शुरू होता है? पीछे से जब पॉलिश लग गई तो आगे जो है आर-पार अब देख नहीं पाते हैं, अपारदर्शी हो गया। अपारदर्शी का मतलब है यानी कि ओपेक हो गया। लेकिन जब हम शीशे में देखते हैं तो हमारा इमेज बनता कैसे है? ये एक चीज़ ये थोड़ा क्लियर करते हैं। मान लो यहाँ पे कोई भाई साहब हैं, ये हैं। अब ये शीशे में अपने आप को देख रहे हैं। शीशे में ये बहुत टेढ़े बन गए हैं। शीशे में देख रहे हैं कि शीशा इनके ऊपर गिरा जा रहा है। ठीक, तो ये इसकी अगर हम बात करें तो ये देखो, ये शीशे में मान लो अपनी ओर देख रहे हैं, ठीक? अब शीशे को जब ये देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे होता क्या? इनके जो इनका शरीर है, इस शरीर से रेडिएशन शीशे पे जाती हैं और पड़ती हैं। अब शीशे पे जब रेडिएशन पड़ती हैं, तो शीशा इन्हीं रेडिएशन को यानी कि इन्हीं वेव को रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्लेक्ट करने के बाद इनके आँख की रेटिना पर जाता है और फोकस होता है। इनको भाई साहब को इसमें अपना चेहरा दिखना शुरू हो जाता है। इसमें अपना चेहरा दिखना शुरू हो जाता है, शीशा से कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं ये। तो इसमें अगर हम देखें, तो इनको अपना चेहरा दिखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें, तो चेहरा किसके कारण दिखा? दिखा रिफ्लेक्शन के कारण। किसके कारण? रिफ्लेक्शन के कारण इनको अपना चेहरा दिखा। यानी कि कोई भी जो मिरर होता है, अगर उस मिरर में रिफ्लेक्शन सरफेस ना हो, यानी कि अगर उस मिरर में कोई भी परावर्तक सतह ना हो, तो क्या उसमें चेहरा देखा जा सकता है? सभी लोग कमेंट करके बताओ, हाँ या ना? सब लोग बताओ। अगर रिफ्लेक्शन सरफेस ना हो, तो क्या उसमें अपना चेहरा देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता है। बहुत अच्छे। इससे एक बात ये प्रूफ होती है कि जब तक रिफ्लेक्शन सरफेस नहीं है, तब तक वो मिरर ही नहीं है। यानी कि कोई भी मिरर हो, अगर उसमें रिफ्लेक्शन सरफेस आती है, यानी कि अगर उसमें परावर्तक सतह बनती है, रिफ्लेक्शन सरफेस बनती है, तभी वो मिरर बन पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन सरफेस क्या है? रिफ्लेक्शन सरफेस ही मिरर है।
कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? रिफ्लेक्शन सरफेस ही क्या है? मिरर है। कह सकते हैं? अगर रिफ्लेक्शन नहीं है तो मिरर नहीं है, रिफ्लेक्शन है तो मिरर है। यानी कि पूरा खेल जो मिरर का होता है वो परावर्तक सतह का होता है। ठीक है? तो यानी कि जो परावर्तक सतह होती है उसी को मिरर कहा जाता है, जो परावर्तक सतह होती है उसी को दर्पण कहा जाता है। तो परावर्तक सतह, अब ये परावर्तक सतह किसी भी आम ग्लास में तो नहीं होती है। आम ग्लास क्योंकि आर पार दिखाई देते हैं, तो इसी परावर्तक सतह को बनाने के लिए किसी भी शीशे में इसी परावर्तक सतह को बनाने के लिए ही सिल्वर नाइट्रेट हो गया, सिल्वर ऑक्साइड हो गया, इसका क्या करते हैं? पॉलिश लगा देते हैं। और जब इसका पॉलिश लगाते हैं तो वो दर्पण में बदल जाता है और उस शीशे पे परावर्तक सतह आ जाती है, जिसके कारण वो दर्पण का काम करना शुरू कर देता है। ये बेसिक फंडामेंटल हैं जो आपको पता होने चाहिए, तभी आप आगे की चीजें सीख पाएंगे। तो अब ये बना है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये व्यक्ति है, ये अपने आप को इसमें देखता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपनी पूरा इमेज देखने के लिए, अपना पूरा प्रतिबिंब यानी कि पूरा शरीर देखने के लिए कितना लंबा प्लेन मिरर लेना आवश्यक है। तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसको कितना लंबा प्लेन मिरर लेना पड़ेगा? तो उसको अपनी लंबाई का आधा लंबा प्लेन मिरर लेना पड़ता है। तो यहाँ पे बालक हम नोट कर देते हैं क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए नोट करना अति आवश्यक है। ध्यान दीजिए। जैसे तो पहला पॉइंट क्या है, आप लोग भी नोट कर लीजिए, पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन दोनों काम करिए। पहला पॉइंट है कि समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा इमेज देखने के लिए, प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, प्रतिबिंब देखने के लिए यही प्रॉपर्टी पूछी जाती के लिए अपनी लंबाई का आधा, जिसको हम कह सकते हैं 1/2, आधा लंबा समतल दर्पण लेना आवश्यक है। समतल दर्पण लेना आवश्यक है। समतल दर्पण लेना आवश्यक है। ठीक है, थोड़ा बड़े पॉइंट हैं तो इसलिए समय लग रहा है, लेकिन आपका किसी भी प्रकार का कोई लॉस ना हो, इससे बचा जाना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इससे साबित क्या होता है, मान लो अब इससे क्वेश्चन पूछा गया इसी प्रॉपर्टी पे रिलेट करके, आपसे क्वेश्चन किया गया कि यदि आपकी लंबाई 6 फुट की है और आप समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो आपको कितना लंबा समतल दर्पण लेना पड़ेगा? बताओ, अगर 6 फीट के तुम हो तो कितना लंबा? तो 3 फीट का लंबा लेना पड़ेगा। कितना? 3 फीट लंबा लेना पड़ेगा। ये बालक समतल दर्पण की प्रॉपर्टी होती हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, प्रॉपर्टी पोरवाल सर नहीं बनाते हैं, प्रॉपर्टी जो प्रूफ हो चुकी हैं, जो क्या कहते हैं सर, ये वाईटी पे फिजिक्स का क्वेश्चन कराइए। आज फिजिक्स ही होगा। क्या होगा? फिजिक्स होगा मेरे लाल, टेंशन ना लो। हाँ, तुम लोगों के लिए पूरी तरीके से मैं डेडिकेटेड हूँ। ध्यान दो, अगला क्वेश्चन, अगली प्रॉपर्टी क्या है? ध्यान दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इससे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती जब दूसरी बार कराई गई थी तो उसमें क्वेश्चन इससे पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ से
जो ये किरण जा रही है ये तो है आपतित किरण, है नहीं? क्योंकि कोई भी किरण जो जाती है वो आपतित किरण होती। और जो ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है ये तो है परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये परावर्तन कोण होता है। कौन सा कोण होता है? परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण ये बनता है। परावर्तन कोण की अगर हम बात करें तो इसमें 2 थीटा होता है। प्रॉपर्टी इसकी नोट करो, क्लियरली समझ में आ जाएगा। हम एक एक चीज को समझा देंगे। प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है? यदि वस्तु से आने वाली, यदि, अब जरूरी नहीं आप ही खड़े हो शीशे के सामने, कोई भी वस्तु रख सकते हो, आप रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। इन्फिनाइट टाइम इमेज बनेगा। बौरा गए हो क्या? हैं? इन्फिनाइट टाइम ज्यादा काबिल बन रहे हो? हैं? हम बेवकूफ हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को। इन्फिनाइट टाइम कहाँ बनता है, कौन सी सिचुएशन में बनता है, आगे आएंगे। वो कॉनकेव मिरर में बनता है, ठीक है? आगे आगे बहुत ज्यादा काबिल बन रहे हो, फिर कहते हो कि पोरवाल से डांट देते हैं। डांटे ना तो क्या करें? आरती उतारें फिर ऐसी सिचुएशन में। तो हमें क्यों बता रहे हो? पेशेंस रखो, एक एक प्रॉपर्टी को, एक एक चीज को पढ़ेंगे, ठीक है? हम जब ना बताएं तब आप हमको बताओ कि सर ये आपने छोड़ दिया है, तो हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है? जब हम एक एक चीज को क्लियर कर दे रहे हैं तो बीच में केवल डिस्टर्ब करते हो। अगर कोई चीज दिमाग से मिस हो गई तो इसका लॉस आपको होगा बाबू, हमें नहीं लॉस होगा। हमें क्या है, हमारा तो काम है पढ़ा देना। मान लो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिमाग में है कहीं मिस हो गया तब, और वही एग्जाम में पूछ लिया गया, तब क्या होगा? लॉस किसका होगा? परीक्षा हमें नहीं देने जाना, आपको। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब पूरा दिमाग कंसंट्रेट हो तो उसमें कोई ऐसी बात ना करें कि हमारा दिमाग भी सनकना शुरू कर दे, ठीक है? आपका ही इसमें फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं। ध्यान दीजिए, यदि वस्तु से आने वाली, यदि वस्तु से आने वाली, आने वाली, यदि वस्तु से आने वाली आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंस लाइन, आपतित किरण किसी समतल दर्पण के पर, किसी समतल दर्पण पर, ये प्रॉपर्टी आती है, खूब पूछा जाता है। किसी समतल दर्पण पर, दर्पण पर 30 डिग्री का, सॉरी, किसी समतल दर्पण पर थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए पड़ती है, थीटा, थीटा कोण बनाते हुए पड़ती है, पड़ती है। तो समतल दर्पण पर, याद रहे, तो समतल दर्पण पर बने, समतल दर्पण पर बने परावर्तक कोण का मान या परावर्तन कोण का मान, रिफ्लेक्शन एंगल का मान 2 थीटा होता है, ठीक? बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी हैं, इसलिए अगर हम बोल के कराते तो ये नहीं कर पाते, भूल जाते तुम लोग। जैसे, यानी कि याद रहे, यहाँ पे ये कंडीशन केवल और केवल समतल दर्पण पर लगती है। किस पे लगती है? समतल दर्पण पर। अगर समतल दर्पण नहीं है तो परावर्तन कोण बराबर होता है नॉर्मल सरफेस में, समझे? जैसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाए थे तो वहां पे किसी स्पेसिफिक लेयर की बात नहीं की गई थी, स्पेसिफिक किसी क्या कहते हैं मिरर की बात नहीं की गई थी। लेकिन जब स्पेसिफिक मिरर की बात की जाती है, वो भी प्लेन मिरर, तो उसमें बाबू जो आंसर होगा वो 2 थीटा होगा। लेकिन 2 थीटा तभी होगा जब क्या कहते हैं पर्टिकुलर ये लिखा हो कि समतल दर्पण पे ऐसा हो रहा है। तो जैसे, यानी कि अगर थीटा कोण बनेगा तो ये एंगल जो हो जाएगा परावर्तन कोण, वो 2 थीटा हो जाएगा। अब जैसे आपसे क्वेश्चन किया गया, ये जो क्वेश्चन क्या किया गया कि यदि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, हाँ,
सारी पीडीएफ अपलोड हो गई, केवल यही नहीं अपलोड है, ये भी आज अपलोड हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि वस्तु से आने वाली आपतित किरणें किसी समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाते हुए पड़ती हैं, तो उस तो दर्पण पर बने परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो बताओ, अगर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाते हुए समतल दर्पण पर पड़ती हैं, तो समतल दर्पण पर बने परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। यही क्वेश्चन उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में पूछा गया था, 30 डिग्री वाला। हो सकता है वो आपको 45 डिग्री दे दे, हो सकता है वो आपको 60 डिग्री दे दे, जितना देगा उसका 2 गुना। लेकिन ये ध्यान रहे, केवल और केवल समतल दर्पण जब लिखा हो तभी 2 थीटा होता है, अदरवाइज 2 थीटा नहीं होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? बोलो बालक, सब लोग बोलो, यहाँ तक क्लियर हुई? अब देखो, जैसे समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं, ये समतल दर्पण की ओर जा रहे हैं। समतल दर्पण की ओर जब जाते हैं तो इनकी स्पीड जो होती है वो 2 टाइम ज़्यादा होती है। हमेशा याद रखिएगा, जैसे मान लो तुम्हारे घर पे, यहाँ पे हमारे सामने मान लो समतल दर्पण लगा हुआ है, हम समतल दर्पण में अपने आप को देख रहे हैं, घर में कभी चेक कर लेना, समतल दर्पण में देख रहे हैं। अब हम समतल दर्पण की ओर जाना शुरू हुए, तो जब हम समतल दर्पण की ओर जाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, समतल दर्पण में जब अपने आप को देखते हैं तो जिस चाल से हम जा रहे होते हैं उससे 2 गुना उसमें महसूस होती है। ठीक है, तो उसमें 2 गुना महसूस होती है। तो अगली तीसरी प्रॉपर्टी जो बाबू है वो कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रॉपर्टी खूब पूछी जाती हैं। तो अगली प्रॉपर्टी है, समतल दर्पण, समतल दर्पण के पास जाते समय समतल दर्पण के पास जाते समय हम अपनी चाल 2 गुना महसूस करते हैं। अपनी चाल कितनी महसूस करते हैं? 2 गुना महसूस करते हैं। अगर सपोज दैट, मान लो कि ये समतल दर्पण लगा हुआ है, अब यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, ये समतल दर्पण में देख रहा है, इधर से क्या कहते हैं, कोई क्या आ रही है, ट्रक आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ट्रक आ रहा है, तो ये जब ट्रक को देखेगा, ठीक है, जब ट्रक को देखेगा तो इधर जब जा रही होगी ट्रक, तो इसकी चाल अगर 40 किलोमीटर पर आवर की है, 40 किलोमीटर, तो इस व्यक्ति को यह चाल 80 किलोमीटर पर आवर शो करेगी। कितनी? 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोगुनी हो जाती। यही कारण है कि कभी भी जो साइड मिरर होते हैं उसमें इस मिरर को नहीं लगाया जा सकता है, नहीं तो इस मिरर को लगा दिया जाए आदमी डर जाएगा। गाड़ी आ रही 40 के स्पीड में, दिख रही 80 के स्पीड में, वो तुरंत कहो को तो गड्ढे वड्ढे में कुदा दे अपनी गाड़ी, अपनी जान बचाने के चक्कर में। तो इसलिए कभी भी क्या कहते हैं, प्लेन मिरर साइड मिरर में यूज नहीं हो सकते हैं। समझ गए? हाँ, तो ये बात क्लियर हुई। तो ये एक प्रॉपर्टी आपकी ये पूछी जाती है, समझे? हाँ, तो ये प्रॉपर्टी आपकी ये बन जाती। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये भाई साहब जो थे, ये प्लेन मिरर में अपने आप को देख रहे थे। जब ये प्लेन मिरर में अपने आप को देख रहे थे, तो ध्यान दीजिए, इनकी जो इमेज बनती है वो कितनी बनती है? अब जरा कॉमन सेंस लगाइएगा, ठीक है, कॉमन सेंस एक लगाइएगा। कॉमन सेंस क्या? हमने एक प्रॉपर्टी बताई है कि अगर प्लेन मिरर में अपने आप को देखना है तो अपनी लंबाई का आधा लंबा समतल दर्पण हो तो हम अपना पूरा इमेज देख लेंगे ना। यानी कि 3 फीट के शीशे में
6 फीट का आदमी शीशा दिखा देता है। 3 फीट का शीशा जो है वो 6 फीट के आदमी को पूरा दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ उस आदमी को साइज में घटा देता है, घटा देता नहीं घटा देता है। फिर उसका साइज घटा देता होगा इमेज का, तभी तो वो पूरा दिखा पाता है। नहीं तो 6 फीट के आदमी को तो 6 फीट का शीशा ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या करता है, साइज घटा देता है। इसलिए प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है। क्या बनती है? छोटी बनती है। यानी कि वस्तु जो होती है वस्तु के साइज से छोटा बनता है। अब दूसरी चीज, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो बनती कैसे है? प्लेन मिरर में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो प्लेन मिरर में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब 2 बातें 3 जान लीजिएगा, पहले नोट कर लीजिए। समतल दर्पण में, नोट कर लीजिए फिर इसको डिस्कस करेंगे, तभी आप समझ पाओगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है। समतल दर्पण में, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सीधा आभासी, आभासी तथा वस्तु से छोटा होता है। तीसरी प्रॉपर्टी भी लिख लो, इन तीनों को समझा देंगे तुम लोग को, तभी पोस्टमास्टम करेंगे, तभी क्लियरली समझ में आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बालक? तीसरी प्रॉपर्टी है समतल दर्पण में, दर्पण में बना वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि इमेज, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर होता है, उतनी ही दूरी पर होता है, दूरी पर होता है, होता है जितनी दूर, जितनी दूरी पर, दिख रहा नहीं दिख रहा, जितनी दूरी पर वस्तु, वस्तु रखी है। अब इन तीनों पॉइंट को पोस्ट, ये 2 पॉइंट जो हैं इनको पोस्टमास्टम करके तुम्हें समझा देते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, पूछा भी जाता है। हाँ, देखिए जैसे क्या कहते हैं, सबसे पहला समझा देंगे, इंग्लिश में भी समझा देंगे बाबू, क्यों परेशान हो, इंग्लिश में भी समझा। जैसे कि पहली कंडीशन, ये वाली कंडीशन वो तो समझा दिए। ये कंडीशन है, लिखा है समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब का मतलब जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है वो कह रहा है सीधा, ठीक, और क्या कहते हैं, सीधा और आभासी होता है। देखिए सीधा का मतलब होता है इरेक्ट और आभासी का मतलब होता है वर्चुअल। क्या है? वर्चुअल, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें, फोन तो मेरा आ ही नहीं रहा, फोन तो मेरा बैग में पड़ा है बालक, फोन थोड़ी ना है मेरे पास। आवाज सबको दिक्कत कर रहा है, जरा बताइए, आभासी का मतलब भी समझाएंगे। बताइए, सबको आवाज दिक्कत कर रहा है? बोलिए फटाफट। अच्छा, जरा अब सही हुआ? देखो अब बाबू सही हो गया। नाउ इट्स ओके, ओके, बहुत अच्छे। देखिए तो यहाँ पे यानी कि कैसा बनता है प्लेन मिरर में इमेज? वर्चुअल बनता और वर्चुअल बनता और इरेक्ट बनता और वस्तु से छोटा, यानी कि जो साइज होता है वो छोटा होता है। अब 2-3 बातें इसमें समझिएगा। यहाँ पे हमने लिखा सीधा और आभासी, 2 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। कौन कौन सा? ठीक, एक हमारा प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक बनता है। वास्तविक का मतलब होता है एक्चुअल, जैसी चीज है वैसी ही दिखना। और आभासी का मतलब क्या होता है? आभासी का मतलब होता है जैसा है वैसा ना दिखना। हमेशा याद रखना,
अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो वो उल्टा ही होगा। क्या होगा? इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा? इन्वर्टेड, उल्टा ही बनेगा हमेशा। ये दोनों की जोड़ी है, समझ लो। तो ये याद रखना जोड़ी, कि अगर वास्तविक है तो उल्टा ही बनेगा, अगर वास्तविक है तो उल्टा ही बनेगा, और अगर आभासी है तो वो सीधा ही बनेगा। ये दोनों समझो जोड़ीदार हैं एक दूसरे के। इतना क्लियर हुआ? बफरिंग हो रहा है, ठीक है, तो इतना क्लियर है। बोलिए, ये जोड़ीदार को समझे। अब वास्तविक और आभासी में हम थोड़ा अंतर बता देते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब अगर बनता है किसी शीशे में, आप देखोगे उल्टा का मतलब होता है इन्वर्टेड, ठीक है, और जो वास्तविक है इसको आप एक्चुअल भी कह सकते हो, ठीक है। हाँ, अब देखिए सीधा और आभासी जो है, ठीक है, इसकी आभासी जो होता है वर्चुअल इमेज होती है, ध्यान दीजिए। अब जैसे क्या कहते हैं, अब वर्चुअल और एक्चुअल में फ़र्क क्या होता है? जैसे सपोज़ दैट, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, कम से कम टर्म इंग्लिश बोल दीजिए। बोल रहा हूँ मेरे लाल विभा सिंह देवी जी, बोल रहा हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज़ दैट, अभी समझ लीजिए फिर हम साइड हो जाएँगे, सब लोग देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई मिरर लगा हुआ, हमने अपना दायाँ हाथ खड़ा किया। अब जब दायाँ हाथ खड़ा किया तो मिरर में हमें दिख रहा है कि ये बायाँ हाथ है। यानी कि हम खड़ा दायाँ किए हैं, लेकिन मिरर में बायाँ नज़र आ रहा है, राइट लेफ्ट नज़र आ रहा है, और जब लेफ्ट खड़ा करते हैं तो राइट नज़र आता है। तो ये जो मिरर होते हैं, जो अपोजिट दिखाते हैं, बाल इस तरफ खींच रहे हैं लेकिन मिरर में इस साइड दिख रहे हैं, ठीक? जो अपोजिट दिखाते हैं वो क्या कहते हैं? हमेशा उसी को हम कहते हैं कि वो आभासी प्रतिबिंब है और सीधा बन रहा है। उल्टा समझना है, जैसे उसमें बताए थे ना, दूर दृष्टि दोष में निकट की चीज़ नहीं दिखती, निकट दृष्टि दोष में दूर की नहीं दिखती, वही वाला यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है। तो क्या होता है, जब दायाँ हाथ हमारा बायाँ नज़र आने लगता है तो हम कहते हैं वो सीधी इमेज है। कैसी है? सीधी इमेज है, ठीक है। अब जरा एक चीज़ और समझिएगा, आभासी, एक्चुअल और क्या कहते हैं वर्चुअल में फ़र्क क्या होता है? एक्चुअल इमेज जो होती है, उस इमेज को वेद प्रकाश, क्या समझने में दिक्कत हो रहा है? भाई इंग्लिश शब्द तो बोल रहे हैं, यूज़ तो कर रहे हैं, अब क्या बताएँ भाई? ध्यान दीजिए। अब देखिए, जो चीज़ें कहानी वाली हैं उसको इंग्लिश में क्या बताएँ हम? कहानी थोड़ी ना इंग्लिश में सुना सकते हैं। समझिए, ए अगर कोई, दोबारा समझ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है बाबू? ध्यान से, ध्यान से। देखिए, जैसे मान लो आपके घर में कोई मिरर लगा हुआ है, जहाँ आप बाल खींचते हो, वहाँ जो मिरर आपका है। अब जब घर में जाइएगा तो मिरर के सामने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करिएगा। अगर आपको लेफ्ट हैंड लेफ्ट नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है उसमें आपकी एक्चुअल इमेज बन रही है। भाई लेफ्ट, अगर लेफ्ट दिख रहा है तो एक्चुअल ही तो हुआ, हुआ नहीं हुआ? और अगर आप क्या कहते हैं, वहाँ पे अगर आप लेफ्ट राइट हैंड खड़ा करते हैं, वो लेफ्ट नज़र आ रहा है, तो वो एक्चुअल तो नहीं है ना? और अगर एक्चुअल नहीं है तो वर्चुअल हो गया नहीं हो गया? आभासी हो गया। दूसरा आभास, एक्चुअल और वर्चुअल में डिफरेंस क्या होता है? ये डिफरेंस तुमको एक एग्ज़ाम्पल से बताते हैं। ये माना जाता है कोई, अगर कोई पर्दा है, पर्दा तो जानते हो? पर्दा ना उठाओ और सुने हो गाना, नहीं सुने हो? ठीक, अगर कोई पर्दा है, तो ये माना जाता है कि जो वर्चुअल इमेज होती है, वो कभी पर्दे पे प्राप्त नहीं होती है, और जो एक्चुअल इमेज होती है, वो पर्दे पे प्राप्त होती है। कर्टेन, हाँ, कोई भी कर्टेन ले लो, लेकिन ये एग्ज़ाम्पल ऐसा है जो हम बता देते हैं, आप सुन लेते हो, लेकिन समझ कम आता है। इसलिए एक पिक्चर के माध्यम से इसका उदाहरण तुम्हें बताते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाजीराव मस्तानी पिक्चर देखा है? कितने लोगों ने बाजीराव मस्तानी पिक्चर देखा है? बताओ? मैं नहीं देखती हूँ, देखा करो देवी जी। चलो, जिन्होंने नहीं देखा है वो आज इस सीन को देखेंगे, और जिन्होंने देखा है
वो क्या कहते हैं, उनके लिए एग्जाम्पल बता देते हैं। बाजीराव मस्तानी में 2 हीरोइन होती हैं। एक क्या कहते हैं प्रियंका चोपड़ा होती है, जो क्या कहते हैं बाजीराव की एक्चुअल वाइफ होती है, और जो मस्तानी होती है, उनसे बाजीराव को प्रेम हो जाता है शादी के बाद भी, तो उनको भी वो घर में रख लेते हैं। ठीक? तो एक सीन होता है कि मस्तानी को सपना आता है या कोई बात होती तो उनको लगता है कि बाजीराव से हमें मिलना चाहिए। तो वो सीधे क्या शायद कोई कार्यक्रम होता है, तो वो सीधे एक महल में पहुँचती हैं बाजीराव से मिलने के लिए। प्रियंका चोपड़ा जो है वो अपने शयन कक्ष में यानी कि अपने बेडरूम में सो रही होती। तो राजा की रानियाँ ऐसे डायरेक्ट तो बाहर निकल के देखने नहीं लगेंगी कौन आया है, दुश्मन भी हो सकता है जो हमला कर दे, हो सकता नहीं हो सकता। तो वहाँ पे सुनिए, वहाँ पे क्या होता है जब मस्तानी जाती है, तो वो शीश महल होता है। उस शीश महल में क्या होता है मस्तानी और बाजीराव एक-दूसरे के गले मिले होते हैं। तब उसकी अम्मा जी पीछे से मशाल लेकर आ जाती हैं और जब शीश मशाल की वो रिफ्लेक्शन क्या होता है उसका क्या होता है शीश महल से रिफ्लेक्ट होके रोशनी उसके प्रियंका चोपड़ा के बेडरूम तक पहुंचती। तो वो देखती कुछ है ज़रूर वहाँ पे। तो उसके रूम में एक पर्दा लगा होता है। तो वो क्या करती मिरर रखती पानी में और पर्दा गिराती है। पर्दे पे ही पूरी इमेज क्लियर उतर के आ जाती है कि बाजीराव और मस्तानी एक-दूसरे को गले मिले। पर्दे को आग लगा देती है गुस्से में। ये तो कहो वो पिक्चर थी पर्दे को आग लगा दिया। वास्तविक जीवन हो तो पति को आग लगा दिया जाएगा। समझे? तो ये पिक्चर काल्पनिक इसीलिए कहा गया। तो वहाँ पे वो पर्दे पे प्राप्त हो गई थी इमेज। इसका मतलब वो जो इमेज बनी थी, वो एक्चुअल थी। अगर वर्चुअल इमेज होती, तो मस्तानी और बाजीराव का मिलन भी हो चुका होता। वो क्या कहते हैं प्राप्त नहीं होती पर्दे पे। समझ में आई बात? यहाँ पे क्लियर हो गया? बोलो। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, जहाँ से इसको आप देख के महसूस कर सकते हो, वैसे इसका कोई समझाने का तरीका नहीं होता है। बोलो, क्लियर हो गया यहाँ पे? बोलो भाई, सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? फटाफट बोलिए। अब देखो, तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है कह रहा प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो उसी डिस्टेंस पे बनता है जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट सिचुएटेड होती है या लोकेट होती है। ध्यान से सुनिएगा कैसे। जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है। अब यहाँ पे प्लेन मिरर है, कोई बच्चा जो है यहाँ बैठा रो रहा है। कोई बच्चा यहाँ बैठा रो रहा बहुत तेज तेज से। अब जाहिर सी बात है, अगर ये मान लें इसकी ये क्या कहते हैं 10 मीटर की दूरी पर बैठा है। कितनी मीटर पे? 10 मीटर पे। और ये बच्चा रो रहा था, अचानक इसकी नजर पड़ी कि सामने शीशा लगा है। ठीक? तो इस बच्चे को कितनी दूरी पे बैठा दिखेगा? ये खुद को अपने आप को कितनी दूरी पे बैठा देखेगा? तो ये इसको भी यही महसूस होगा कि लगभग हम 10 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। यानी कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, वो उसी डिस्टेंस पे बनती है, जिस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट लोकेट होती है या जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट सिचुएटेड होती है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया? बोलो सभी लोग मेरे लाल फटाफट। सब लोग बोलो फटाफट। देखिए एक-एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक नहीं 10-10 एग्ज़ाम्पल देके समझाते हैं। मेरा टॉफ़ी, आप कहाँ? हाँ, तुम यहाँ टॉफ़ी खाने आते हो ना? अब हम कल से क्लास में लॉलीपॉप लाया करेंगे। जिनको पढ़ना नहीं उनको वही पकड़ा दिया करेंगे, कहेंगे लो तुम खाओ और मौज करो, एन्जॉय करो। ठीक है। सर फर्स्ट इज़ नॉट क्लियर। ठीक है। बाकी सब क्लियर है रूपा? फर्स्ट तो बहुत सिंपल है। लिखा है प्लेन मिरर के पास जाते समय हम अपनी डिस्टेंस, अपनी जो स्पीड होती है वो 2 टाइम ज़्यादा महसूस करते हैं। यानी कि अगर हम मान लो कोई गाड़ी है, सामने प्लेन मिरर लगा है, प्लेन मिरर के सामने वो गाड़ी जा रही है, उसकी स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर की है, तो उस गाड़ी के ड्राइवर को
प्लेन मिरर में अपनी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की शो करेगी, यानी कि महसूस होगी, शो नहीं करेगी, महसूस होगी, यानी कि लगेगा जितनी चाल से जा रहा है उससे दोगुना चाल से वो उसके पास जा रहा है। यही है पहला पॉइंट। समझ में आई बात? बोलो, क्लियर हो गया? चलो बाबू, अब देखो, अब अगर देखें तो प्लेन मिरर के यूज क्या है भाई? तो प्लेन मिरर का यूज एक ही है, ड्रेसिंग टेबल में। किसमें यूज होता है? ड्रेसिंग टेबल में यूज होता है। क्लियर हो गया? बोलो मेरे लाल बाल पाल सब लोग। अब देखो, अब हम दूसरा मिरर ध्यान से सुनिएगा। दूसरा मिरर जरा समझते हैं। दूसरा मिरर जो अपना है, उस मिरर का नाम है कॉन्वेक्स। क्या नाम है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, इसको हिंदी में उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन भी बहुत इजी है। उत्तल का मतलब क्या होता है? उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ। यही बताया था ना तुम लोगों को, उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ। लेकिन इस 1 मिनट के लिए आप सभी लोगों का कमेंट ना करके स्क्रीन की तरफ बिल्कुल ध्यान केंद्रित होना चाहिए। 1 मिनट आपका कंसंट्रेशन चाहते हैं तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा, तभी आप समझ भी पाओगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये उत्तल दर्पण है, मान लेते हैं ऐसे बना हुआ है, थोड़ा छोटा बना दे। ठीक, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब ये उत्तल दर्पण है, जरा इसको समझिएगा। अब इसको अगर हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक, देखिए ये उत्तल दर्पण, तो जो दर्पण होता है उसकी अगर बात करें तो जो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। पोल यानी कि ध्रुव। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कहीं पे फोकस दूरी होगी, यहीं पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, यानी कि वक्रता त्रिज्या होगी। अब देखिए, ध्यान सुनिएगा, अगर ये उत्तल दर्पण है तो ये उभरा हुआ हिस्सा जो इसका है, इसको हम मान लेते हैं इस साइड वाला ये है राइट और इस साइड वाला है लेफ्ट। तो आप बताओ, उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ। तो आप बताइए, सब इंग्लिश में ही बोल रहे हैं। अगर बिल्कुल यूज करेंगे, देवी जी टेंशन ना लो, हमारे लिए 5 उंगली हैं, पांचों बराबर, सबके लिए सबकी समस्या का समाधान करेंगे। यही तो मेरी ड्यूटी है। ये ड्यूटी नहीं, ये फंडामेंटल ड्यूटी है मेरी। ठीक है, देखो बेटा समझो, सभी लोग समझिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब आप लोगों से जो मैं पूछ रहा हूं वो बताइएगा। ठीक, ये बताना है कि उत्तल है तो उत्तल का मतलब होता उभरा हुआ। उभरा हुआ किस साइड है? राइट साइड उभरा हुआ है या लेफ्ट साइड उभरा हुआ है? आप बताइए, उभार किस साइड में है? राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है? सब लोग बताइए। राइट साइड में उभार है, राइट साइड में है ना? ठीक, कोई नहीं, हम बता रहे हैं, इंग्लिश में ही बोल रहे हैं। तो राइट साइड में उभार है। अगर ये उभार यानी कि इसका कर्व जो है वो राइट साइड में है, तो ये कह रहा, और उत्तल का मतलब कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं, हिंदी से ज्यादा अच्छे समझ में आ जाता है, इसलिए हिंदी यूज कर देते हैं। उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ, यानी कि जो उभरा हुआ सरफेस है वही मिरर है नहीं? यानी कि जो राइट साइड है, मिरर साइड वही है नहीं? और अगर मिरर साइड वही है, मतलब ये वाली जो साइड है, राइट वाली साइड, ये बच्चा मिरर वाली साइड है, ये राइट साइड की यही तो मिरर साइड है। और मिरर साइड है तो इसका मतलब यही बच्चा रिफ्लेक्शन साइड होगी। रिफ्लेक्शन सरफेस यही होगी नहीं होगी? रिफ्लेक्शन सरफेस यही होगी। तो अगर रिफ्लेक्शन सरफेस हमें इस साइड बनाना है तो हमको पॉलिश किस साइड लगाना पड़ेगा? रिफ्लेक्शन सरफेस अगर हमें इस साइड राइट साइड बनाना है तो पॉलिश किस साइड लगा दें? बताओ सब लोग। रिफ्लेक्शन सरफेस लेफ्ट साइड, पीछे ही तो लगाएंगे, तभी तो उस साइड। बिल्कुल सही बात है,
बस 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 सब कुछ समझ में आ गया। तो अब हम इसमें लगा देते हैं पॉलिश। तो ये लग गई बालक पॉलिश। तो ये जो अपनी पॉलिश लग गई, इसी के कारण इस साइड क्या हो गया, मिरर हो गया। तो मिरर किस साइड है बालक? अब मिरर किस साइड है, लेफ्ट या राइट? जरा हमें दोबारा फटाफट बताइए। मिरर किस साइड है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड? सब लोग बताइए। राइट साइड। बहुत अच्छे। अब देखिए, बहुत अच्छे, गुड परफॉर्मेंस। अब बताओ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड है? सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड है? सभी लोग बताइए। सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड है? सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ, राइट साइड है। ये बालक जो पॉइंट होता है ये पोल होता है, और जो क्या कहते हैं ये वाला पॉइंट है, ये एफ जो लिखा है ये फोकस, फोकल लेंथ होती है, जिसको हम लोग हिंदी में फोकस दूरी कहते हैं। और ये जो है सी, इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये किस साइड है, लेफ्ट साइड है। मिरर किस साइड है, राइट साइड है। मिरर क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन सरफेस होता है। रिफ्लेक्शन सरफेस को ही तो मिरर कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते हैं? रिफ्लेक्शन सरफेस को ही तो मिरर कहा जाता है। बालक बोलो, यहीं पे कहीं हम बताए थे। ये देखो, रिफ्लेक्शन सरफेस को मिरर कह सकते हैं, मिरर को रिफ्लेक्शन सरफेस कह सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन सरफेस जो है वो राइट साइड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड है। यानी कि अब ध्यान से इसकी डेफिनेशन सुनना, याद हो जाएगी। यही डेफिनेशन तुमको हर जगह मिलती है। हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि वह मिरर, ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वह मिरर जिसका रिफ्लेक्शन सरफेस, जिसका रिफ्लेक्शन सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपोजिट साइड में हो। वह मिरर जिसका रिफ्लेक्शन सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपोजिट साइड में हो, उसी को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। यह होगी डेफिनेशन। सी क्या है, सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, हिंदी में वक्रता केंद्र कहते हैं। बोलो, ये डेफिनेशन समझ में आई? एक बार हिंदी में समझा देते हैं, ध्यान से फिर बोलना। जैसे ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन सरफेस का मतलब होता है परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह राइट साइड में है, वक्रता केंद्र लेफ्ट साइड में है। तो हम कह सकते हैं वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह वक्रता केंद्र के विपरीत हो, उसी को उत्तल दर्पण कहा जाता है। यानी कि जिसकी परावर्तक सतह वक्रता केंद्र के विपरीत हो, बिल्कुल अपोजिट हो, उसी को परावर्तक सतह, उसी को उत्तल दर्पण कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन होती है। समझ में आई बात? बोलो, सबको क्लियर हुआ? सब लोग बोलिए, फटाफट बोलिए। सबको क्लियर हो गया? रटना तो नहीं पड़ेगा, यही डेफिनेशन तुमको हर जगह मिलेगी, ठीक, यही डेफिनेशन ही होती। बोलो, सब कुछ क्लियर हो गया? बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे मेरे लाल। किसी को कोई समस्या हो, किसी को कोई दिक्कत हो, तो सब लोग हमें आंसर फटाफट बताइए। सभी लोग हमें फटाफट आंसर बताइए। किसी को किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है, तो आप लोग हमें फटाफट आंसर बता, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस सर, कोई बात नहीं, हम बताते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, हाँ ठीक, जब आपके मिरर पे एक साइड पॉलिश हो गई है, तो दूसरे साइड में क्या दिक्कत आ रही है बालक? अगर हम हो गई है, तो पॉलिश वाली साइड में कोई मूवमेंट कैसे होता है फिर? अच्छा देवी जी, पॉलिश वाली साइड में कोई मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, समझे? पॉलिश वाली साइड में कोई मूवमेंट नहीं होता है। अब थोड़ा सुनोगे, आगे आगे फिर बताते हैं क्या सिचुएशन इसमें है, कैसे होगा। हिंदी इंग्लिश बहुत हुआ, अब भोजपुरी में पढ़ाइए। वाह गुड। तुमने तो मतलब क्या कहते
ये तो क्या कहते हैं, मजे लेने वाली बात हो गई ना। भोजपुरी तो सबको समझ आती, लेकिन बाबू हमें भोजपुरी बोलना नहीं आता है। आप लोग हमें जब सिखाएँगे तब हम भोजपुरी बोलेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, सुनिए। अब इसकी डेफिनेशन हो गई, यूजेस समझना शुरू करो। जो जो यहाँ पे इमेज बनती है, जो इमेज बनती है, तो जायज़-सी बात है इमेज जो बनेगी, वो तो या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती, या तो क्या कहते हैं फ़ोकस पे बनेगी, या तो फ़ोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। जहाँ भी इमेज बनती, इसमें एक ही कंडीशन इमेज होती। और अगर इन दोनों को देखें तो वो रिफ्लेक्शन सरफेस यानी कि मिरर के अपोजिट हैं, मिरर के पीछे हैं। तो ये याद करना पड़ेगा प्रॉपर्टी, इसमें ये देखा नहीं जा सकता है, याद करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें आपको रटनी भी पड़ती हैं, सब चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। उत्तल दर्पण में लिख दे रहे हैं, यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे, ठीक, सीधा आभासी ठीक, सीधा आभासी वस्तु से छोटा बनता है, ठीक। देखो, इसको जरा इंग्लिश वालों को बता दें पहले, ठीक। इंग्लिश वाले ध्यान से सुने, यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसमें जो इमेज का क्रिएशन होता है, वो हमेशा मिरर के अपोजिट साइड में होता है, यानी कि बैक साइड ऑफ मिरर होता है। जो जो ऑब्जेक्ट का इमेज क्रिएट होगा, वो बैक साइड ऑफ मिरर क्रिएट होता है। और जो इमेज बनता है, उस इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो क्या होता है, वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। वर्चुअल इरेक्ट होने के साथ-साथ उसका साइज़ ऑब्जेक्ट से क्या होता है, मतलब छोटा होता है। तो उसके साइज़ की अगर हम बात करें, तो उसका साइज़ ऑब्जेक्ट से क्या होगा बाबू, छोटा होगा। तो उसके साइज़ की जब हम बात करते हैं, तो साइज़ उसका ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई? फटाफट बोलिए। सब लोग बोलिए, ये चीज़ क्लियर हो गई? सभी लोग बोलिए फटाफट। सब लोग बोलिए फटाफट, क्लियर हो गई ये चीज़? कोई डाउट इसमें? बोलो फटाफट। सभी लोग बोलो फटाफट, स्पीड में। क्लियर है? बोलिए। अब देखो बच्चा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, समझिएगा। हाँ, अब इसका यूज़ क्या होता है? यूज़ की अगर हम बात करें, तो यूज़ क्या होता है समझिएगा। इसका यूज़, पहला यूज़ क्या होता है? तो इसका जो पहला यूज़ होता है, वो साइड मिरर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है व्हीकल में। व्हीकल में साइड मिरर के में क्या होता है, यूज़ होता है। तो व्हीकल्स जो होते हैं, उनमें साइड मिरर के रूप में क्या होता है, यूज़ होता है। साइड मिरर के रूप में व्हीकल्स में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक? बोलिए, सभी लोग बोलिए फटाफट।
स्पीड में बोलिए फटाफट, क्लियर है सब कुछ। तो साइड मिरर में दूसरी सबसे खास बात है, इसका यूज एक जगह और होता है। कहाँ यूज होता है? तो इसका यूज होता है सोडियम लैंप में। कहाँ यूज किया जाता है? तो सोडियम लैंप में भी इसका यूज होता है। अब सोडियम लैंप की अगर हम बात करें तो सोडियम लैंप में इसका यूज, सोडियम लैंप क्या होते हैं? तो सोडियम लैंप क्या होते हैं ये जान लीजिए। जो पहले गली मोहल्ले में आप पीले कलर के जो लाइट देखते थे लगे होते थे, उन्हीं को सोडियम लैंप कहा जाता है। जो पहले गली मोहल्ले में पीले कलर के आप लाइट देखते थे, उन्हीं को सोडियम लैंप कहा जाता है। समझ में आई बात? बोलो, फटाफट बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? बोलो। इससे बस इतनी ही प्रॉपर्टी हैं जो आपकी पूछी जाती हैं। अब सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी जो आती हैं वो कॉनकेव में आती हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी भी हैं, बहुत बड़ा समझ लो मिरर भी है। अब देखो, समझो जरा बालक। पहली चीज आप देखते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव को अगर हम देखें, ठीक, तो कॉनकेव मिरर जो होता है इसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण क्या होता है, ये चीज पहले डिटेल में समझिएगा। यहाँ पे हम डायग्राम फिर से बना देते हैं। ठीक, ये गड़बड़ बन गया। ठीक, ये है। अब इसमें लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। अब ये देखो, ये अगर अवतल दर्पण है बालक, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो जायज सी बात है। अवतल का मतलब क्या होता है? अवतल का मतलब होता है धसा हुआ। क्या मतलब होता है? धसा हुआ। अब इसमें जो पॉलिश लगेगा, तो इसमें जो मतलब सरफेस होगी, रिफ्लेक्शन सरफेस, वो किस साइड होगी? तो इसमें रिफ्लेक्शन सरफेस जो होगी वो इस साइड हम लोग बनाएंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन सरफेस इस साइड होगी। ये राइट मान लो और ये लेफ्ट मान लो, इस साइड रिफ्लेक्शन सरफेस होगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बच्चा अपना इसमें भी पोल ही है, और यहाँ पे अगर देखें तो ये बच्चा फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र। तो पॉलिश इसमें किधर लगाएंगे? बताओ भाई, सब लोग अब कमेंट करके बता दो, हम पॉलिश लगा दें। पॉलिश इसमें किस साइड लगाएंगे? सभी लोग बताओ, सब लोग बताओ फटाफट। पॉलिश किस साइड लगाएंगे? राइट साइड पॉलिश लगाएंगे। बहुत अच्छे, चलो भाई पॉलिश लगा देते हैं। तो राइट साइड हमने पॉलिश लगा दी। ठीक, लग गई पॉलिश। अब एक और समस्या इसमें हो सकती है लोगों को ये लग सकता है कि सर क्या कहते हैं, जो उत्तल दर्पण की इमेज थी और अवतल दर्पण की इमेज ये एक जैसी बन गई। हालांकि ये उल्टा सीधा बनी होती हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट इमेज बनी होती किताब में। तो क्या होता है, खेल पॉलिश का होता है, और पॉलिश से बड़ा खेल जो होता है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन का होता है। क्योंकि हमेशा याद रखो, ये मिरर पर निर्भर नहीं करता है कि इमेज कहाँ क्रिएट हो रही, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर सही है तभी इमेज सही जगह क्रिएट हो सकती। अब पता चले जैसे मिरर है, तो मिरर पे चढ़ के बैठ जाओ, कह दो गुरुजी हमारी इमेज कहाँ बन रही, तो कैसे पता चलेगा? तो है तो तब भी तो वो मिरर, लेकिन क्या कहते हैं कि आपकी तुरंत इमेज की पोजीशन सब चौपट हो गई है। ठीक, कहने का मतलब क्या है, ये कभी मिरर की पोजीशन डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। ठीक है, तो इसलिए ये जो और पॉलिश का खेल जो होता वही सबसे बड़ा खेल होता। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। तो इसकी रिफ्लेक्शन सरफेस किस साइड है, जरा ये भी हमें कमेंट करके बताओ सब लोग। इसका रिफ्लेक्शन सरफेस किस साइड है? सब लोग बताओ फटाफट, रिफ्लेक्शन सरफेस किस साइड है? रिफ्लेक्शन सरफेस, परावर्तक सतह किस साइड है? लेफ्ट साइड है। अरे नीतू कुमारी, साफ साफ दिख रहा है, जब आर एस किधर लिखा है रिफ्लेक्शन सरफेस, राइट साइड है। राइट साइड दिख रहा है, लेफ्ट साइड है। बहुत अच्छे,
कहाँ है? लेफ्ट साइड। और सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड है? ये भी लेफ्ट साइड है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं वह मिरर जिसकी रिफ्लेक्शन सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड में हो, उसी को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। वह मिरर जिसकी रिफ्लेक्शन सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड में हो, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। हिंदी में जरा समझो, हिंदी में समझो फटाफट। हाँ, हिंदी में क्या होगा? वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह वक्रता केंद्र की दिशा में हो, उसी को अवतल दर्पण कहा जाता है। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह वक्रता केंद्र के दिशा में हो, उसी को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इसका सेंटर और कर्वेचर साइड क्यों नहीं होगा? साइड क्यों नहीं होगा मतलब? ये तो जिन्होंने थ्योरी दिया है उन्हीं से पूछो जाके, इसका आंसर हमें थोड़ी ना पता। और पता नहीं तुम क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हो, साइड क्या, समझ ही नहीं आता। ध्यान दो, समझिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन बहुत तगड़े हैं। क्या क्वेश्चन है? पहले तो इसका यूज जान लेते हैं कि इसका यूज क्या होता है। तो पहला इसका यूज होता है पहला इसका यूज होता है गाड़ी की हेडलाइट में। हेडलाइट जो होती है उसमें यूज किया जाता है। दूसरा इसका यूज होता है स्ट्रीट लाइट में। ठीक, किसमें? स्ट्रीट लाइट में। तीसरा इसका यूज किया जाता है टॉर्च में। चौथा इसका यूज किया जाता है सर्च लाइट में। किसमें? सर्च लाइट में। और पांचवा इसका यूज किया जाता है सोलर कुकर में। किसमें? सोलर कुकर में। ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका जो यूज होता है, जो एग्जाम में खूब आता है, वो सेविंग मिरर में इसका यूज होता है। सेविंग मिरर के रूप में, यानी कि जिसमें आप दाढ़ी बनाते हो उसमें इसका यूज किया जाता है, दाढ़ी बनाने में। क्या एक बार और क्लियर कर दें फटाफट? ठीक है, ये इतने इसके क्या होते हैं, यूज होते हैं। क्वेश्चन तो पता चले बालक। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये इसके क्या होते हैं, यूज होते हैं। अब हमेशा देखिए क्या होता है इसमें, सबसे खास बात क्या है इसमें? टोटल इमेज क्रिएशन जो होता है वो 6 कंडीशन इसमें होती है। सर्च लाइट है सर, हाँ सर्च लाइट। सर्च लाइट और टॉर्च में डिफरेंस जानते हो? टॉर्च जो होता है, ठीक है, टॉर्च की अगर ये यू रहेगा, टॉर्च की अगर हम बात करें तो टॉर्च जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, टॉर्च जो होता है वो हाथ में पकड़ के हम टॉर्च लगाते हैं। जो सर्च लाइट होता है, कभी किसी गुफा वगैरह में जब कोई ऑपरेशन होता है तो सर पे यहाँ एक लाइट बंधी होती है, रॉबरी वगैरह होती तो सर पे लाइट बंधी होती है, तो उसकी अगर बात करें तो वही सर्च लाइट है। डॉक्टर भी इसका यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, डेंटिस्ट ही यूज करते हैं, और कौन डॉक्टर यूज करेंगे भाई? डेंटिस्ट के अलावा कौन तुमको मुंह दिखाता है? सोलर कुकर क्या होता है? सोलर कुकर उस कुकर को कहा जाता है जो सोलर यानी एनर्जी से क्या करता है, खाने को बनाता है। उसकी सरफेस जो होती है, उसकी सरफेस, ढक्कन की सरफेस ऐसी होती है जो क्या होता है, या
देखिए, अब एक मैकेनिज्म है, अगर प्रोजेक्ट है, प्रोटोटाइप कोई प्रोडक्ट है, तो उसके अलग-अलग तरीके हैं बनाने के, लेकिन वो क्या करता है, उसकी जितनी भी सोलर रेडिएशन आती हैं, उनको कैप्चर कर लेता है। क्या करता है? कैप्चर करता है और एक जगह उसको क्या करता है, कैप्चर करके भेजता है, जिसके कारण वो एनर्जी एक जगह हो जाती है और वो हीट करना शुरू कर देता है, गर्म करना शुरू कर देता है। क्यों? इसके पीछे क्यों कारण है? क्योंकि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसी को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। कौन-सा मिरर कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कौन-सा मिरर? कन्वर्जिंग मिरर। तो ये याद रखिएगा, ठीक है? इसीलिए सोलर कुकर में इसका यूज़ कर पाते हैं, अदर क्या वाइज़ सोलर कुकर में ये यूज़ नहीं होता। आँख में थोड़ी ना मिरर है, चश्मा नहीं बालक, ध्यान दो। अब देखो, इसकी अब 6 कंडीशन, सभी लोग अब बिल्कुल सभी लोग कमेंटबाजी को बंद कर दें और इधर की ओर ध्यान केंद्रित करें, तभी ये 6 की 6 कंडीशन आपको याद हो पाएँगी, तभी ये 6 कंडीशन आप समझ पाओगे, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं समझ पाओगे। समझे बालक? 6 के 6 कंडीशन तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुनने को बालक, सभी लोग ध्यान से सुनो। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को निकालना, मिरर इमेज निकालना चाहते हैं, तो ज़रा हम शॉर्ट फॉर्म में समझाएँगे, तो उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ही आपको हम लिखेंगे और शॉर्ट फॉर्म में समझाएँगे, तो आप उसको ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा। जैसे मान लो अगर ये इमेज है, सॉरी कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को देखिए, एक तो होता है डायग्राम, पटरी प्रकार लगा दें और उससे हम डायग्राम को ड्रा करना शुरू कर दें, सही जगह पे सही इमेज क्रिएट करें। तो वो पद्धति जो है वो हाई स्कूल तक ही सीमित होती है। यहाँ पे आपको बेसिकली याद ही होना चाहिए। क्योंकि 30 सेकंड का एक क्वेश्चन मिलता है और 30 सेकंड में पता चले तुम पटरी प्रकार लेके खींचते रह गए, तो तुम्हारा पेपर खींच के तुमको पता नहीं कहाँ छोड़ आया है और क्या कहते हैं, आगे वाले जो बाकी लोग कंपटीशन में हैं वो आगे निकल गए हैं। ठीक, तो इसलिए क्या कहते हैं, थोड़ा शॉर्टकट अपनाएंगे यहाँ पे और समझिएगा। इसलिए शॉर्टकट को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहला शॉर्टकट, अगर क्या कहते हैं, मान लो हमें इमेज क्रिएट करनी, एक याद कर लो, बाकी आप आसानी से याद हो जाएगा, निकाल भी लोगे। अगर मैं मान लूं कि ऑब्जेक्ट को हम रखें कहाँ पे, इन्फिनाइट पे, तो सबसे पहले ये 3 चीजें इसमें कंडीशन में, पहली कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट को हम रखें कहाँ, ठीक, और ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज मतलब इमेज बनेगी कहाँ, वो अब उस इमेज का कंडीशन कैसा होगा और इमेज का साइज क्या होगा। तो ध्यान दो, ऑब्जेक्ट को हमने सबसे पहले कहाँ रखा है, इन्फिनाइट पे। अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनाइट पे रखते हैं तो इमेज जो बनती है वो कहाँ बनती है, वो हमेशा फोकस लेंथ पे बनती, फोकस दूरी पे बनती। कहाँ इमेज बनती, फोकस दूरी में। अब 2-3 पॉइंट जरा यहाँ पे समझिएगा, यहीं से आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। जैसे मान लो शीशा, क्या कहते हैं, जहां आप बैठे हो उसकी, मान लो हम यहाँ खड़े हैं, हमसे 10 फीट की दूरी पे शीशा लगा हुआ है, कहाँ, 10 फीट की दूरी पे लगा हुआ है। अब हम शीशे के अगर पास जाने लगे, शीशे के पास जा रहे हैं, तो हमारे इमेज का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जैसे मान लो दूर से हम शीशे के पास जा रहे हैं, जितना हम पास जा रहे हैं उतना साइज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, साइज छोटा होगा या बड़ा होगा, साइज बढ़ेगा। एक तुम चेहरा क्या कहते हैं, दीवार पे लगे शीशा पे दूर से देखते हो तो तुमको क्या होता है, साइज छोटा दिखता है। और एक तुम जाते हो ऐसे शीशा में, जैसे कैमरा ही है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखो कैमरा भी, इसमें लेंस है लेकिन इतना पहचान नहीं पाओगे। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ध्यान दो, तो यहाँ पे हमारा साइज कितना दिख रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा हो। अभी हम बहुत पास चले जाएं, अब देखो हमारा साइज थोड़ा बड़ा हो गया। क्यों, तो वैसे शीशा में भी होता है, जैसे जैसे आप क्या कहते हैं शीशा के पास जाओगे, साइज आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि सुनिए,
यानी कि ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा डिस्टेंस दूर होगा साइज उतना कम होगा, जितना ऑब्जेक्ट नजदीक होगा साइज उतना बड़ा होगा। यही तो मतलब है, जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा साइज उतना कम होगा, जितना ऑब्जेक्ट नजदीक होगा साइज उतना ज्यादा होगा। यही तो होगा नहीं होगा। अब बताओ, अगर हमने इमेज को इनफिनाइट डिस्टेंस पे रखा है, इनफिनाइट पे रखा है, तो इसका साइज तो बहुत ही छोटा होगा ना, बहुत छोटा होगा ना। तो इसका साइज तो हमेशा यही गेस ऐसे ही बता देना है कि इसका साइज जो होगा वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। क्या होगा इसका साइज, बहुत छोटा होगा। समझे, बोलो। ठीक, जितना दूर उतना ज्यादा छोटा। इनफिनाइट तो समझो अनंत है नहीं, इससे बड़ी डिस्टेंस ही नहीं हो सकती, तो साइज बहुत छोटा। अब बहुत छोटा से छोटा तो कुछ हो नहीं सकता। हम बहुत छोटा के बाद ये तो नहीं कहेंगे और छोटा, और छोटा, ये कोई शब्द नहीं होते हैं। सबसे छोटा शब्द जो होता है वो बहुत छोटा हो सकता है। ठीक है, यही संभव है, इसके आगे कुछ संभव नहीं है। तो यानी कि साइज इसका तो बहुत छोटा होगा। दूसरी कंडीशन ध्यान दो। हाँ, इत्तूसा, गुड परफॉर्मेंस निखत रहमान। इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए। अब देखिए, अगर हम एक चीज और कंडीशन याद रखिएगा, जब तक इमेज, इमेज जो है वो जब तक इमेज बाबू किधर बनेगा, जब तक इमेज का क्रिएशन मिरर के साइड में होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन सरफेस के साइड में होता है, तब तक, जब तक मिरर रिफ्लेक्शन सरफेस के साइड में होगी, तब तक वो इमेज जो बनेगी वो एक्चुअल इमेज बनेगी, वास्तविक। और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगी। क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। ये बताए थे नहीं बताए थे। तो यानी कि यही, अब जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन किया गया, यदि ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे रखा जाए तो कॉनकेव मिरर में कहां पर इमेज क्रिएट होती है, तो कहां इमेज क्रिएट होती है, बोलो, फोकस पे क्रिएट होती है। कहां क्रिएट होती है, फोकल लेंथ पे क्रिएट होती है। इत्तू सा पिद्दू सा, ये क्या है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपका आएगा। बोलिए क्लियर है ये, बोलिए फटाफट, क्लियर है फटाफट बोलिए मेरे लाल। अब कंडीशन नंबर 2 पे आ जाते हैं। कंडीशन नंबर 2 क्या है। ठीक, तो कंडीशन नंबर 2 की जरा बात कर लेते हैं। तो ये है सेकंड कंडीशन। अब हम इमेज को थोड़ा पास लाएंगे। अगर इमेज को हम थोड़ा पास लाएं तो बालक इमेज, सॉरी, ऑब्जेक्ट को अगर थोड़ा पास लाएं तो कहाँ ला सकते हैं। तो ये पॉइंट तो इन्फिनाइट है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को अब हम रखें तो कहाँ रखें, इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख देते हैं। थोड़ा पास आ गया नहीं आ गया, इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो अब ऑब्जेक्ट जो रखी गई है वो इन्फिनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी गई है। रखी गई नहीं रखी गई। अब इमेज जो क्रिएट होगी, जैसे जैसे, एक और बात नोट कर लो, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे बालक, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर के पास ले जाते हैं, उसी प्रकार ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास ले जाते हैं वैसे वैसे इमेज जो है वो मिरर से दूर जाना शुरू कर देती है। यानी कि ऑब्जेक्ट इधर आएगी मिरर के पास, इमेज दूर जाना शुरू कर देगी। तो इमेज पहले कहाँ बनी थी, इन्फिनाइट पे जब थी तो फोकस पे बनी थी। अब हमने इन्फिनाइट से इमेज को थोड़ा पास लाए हैं तो जाहिर सी बात फोकस से थोड़ा दूर जाएगी। तो यहां से इमेज उठ के कहां बनेगी, इस पॉइंट पे इमेज बनेगी। इस पॉइंट का नाम क्या देंगे, तो इस पॉइंट का नाम क्या है, अपने तरफ से नाम नहीं देंगे। तो इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज बाबू जो बनेगा वो कहां बनेगा, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। किसके बीच, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के
बीच में बन गया। अब ये भी इमेज जो है ये है तो सब किस साइड, रिफ्लेक्शन सरफेस के साइड ही, तो ये भी कैसी होगी, वास्तविक होगी। कैसी होगी, वास्तविक होगी। अगर ये वास्तविक है तो ये उल्टा होगी, होगी नहीं होगी। और साइज की अगर बात करें तो अब थोड़ा साइज, पहले बहुत छोटा था लेकिन अब थोड़ा साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि इमेज की तरफ लेकर गए हैं। तो पहले हम लिखे थे बहुत छोटा, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे छोटा। अब बहुत छोटा नहीं लिखेंगे, अब स्मॉल लिखेंगे, यानी कि छोटा, क्योंकि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। थोड़ा बड़ा होगा तो थोड़ा बड़ा होगा तो हम उसको छोटा ही लिखेंगे। पहले देखो एक सीक्वेंस होता, हम कहते पहले बहुत छोटा, फिर छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, यही सीक्वेंस होता है ना। उसी सीक्वेंस में यहाँ पे चलता भी है। तो ये सेकंड कंडीशन सबको समझ में आई? सब लोग बताओ फटाफट, सब लोग फटाफट बोलिए, सेकंड कंडीशन सबको समझ में आ गया? बोलो, सबको सेकंड कंडीशन क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। ठीक, ये थोड़ा टफ कंडीशन है, इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। अब बताओ, देख कैसे पाओगे बालक? ये मामला बन नहीं रहा है, क्योंकि बिना देखे तो कर नहीं पाओगे। इधर वाला रफ, चलो हम कराते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन पे आ जाओ। तीसरी कंडीशन क्या कहती, भाई ध्यान से सुनिएगा। तीसरी कंडीशन पे आते हैं, तो तीसरी कंडीशन क्या कहती, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। यहां से यहां ऑब्जेक्ट ले आए थे, अब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रख दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ रख दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा, तो इसकी जो इमेज थी, इमेज भी तो खिसक के यहां से यहां आ गई, आ गई नहीं आ गई। तो इमेज जो बनी है वो भी कहाँ बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज का क्रिएशन कहाँ हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी लिख लो। ठीक, अगर इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्रिएट हुई है, तो ये भी तो भाई है तो सब रिफ्लेक्शन सरफेस के साइड में ही, ये पूरा इधर का सब रिफ्लेक्शन सरफेस का साइड ही है। तो ये रिफ्लेक्शन सरफेस के साइड अगर है तो ये भी क्या होगा, ये भी बालक वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। और अगर वास्तविक है तो ये क्या होगा, उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा, तो उल्टा होगा। साइज की अगर हम बात करें तो अभी तक पहले बहुत छोटा, फिर छोटा, अब क्या हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा साइज। क्या होगा, साइज बराबर होगा। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतना बड़ा साइज होगा। और नहीं को यहाँ पे ले आएंगे, कहाँ लाएंगे, यहाँ पे। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे तो जायज सी बात है, इमेज खिसक के यहाँ पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी नहीं पहुंच जाएगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। तो चौथी कंडीशन में ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है बालक, ऑब्जेक्ट जो है उसका पोजीशन क्या है, तो चौथी कंडीशन में ऑब्जेक्ट का पोजीशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। अब इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज यानी कि अगर हम बात करें प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कहाँ खिसक गया, यहां से प्रतिबिंब यहाँ खिसक गया। ये पॉइंट कौन सा है, ये इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच की जगह है ना, तो यही लिख देंगे। इमेज कहाँ बनेगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनाइट के बीच बनेगी। ये भी जो है तो सब रिफ्लेक्शन सरफेस के साइड में ही। तो इस साइड यहाँ पे भी जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वो वास्तविक होगी। अगर वास्तविक है तो कैसी होगी, उल्टा होगी। ठीक, अब साइज की अगर बात करें तो अब साइज क्या होगा, अब साइज इसका बड़ा हो जाएगा। क्या साइज होगा,
बड़ा हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ, रियल इन्वर्टेड हो जाएगी। ठीक, अब साइज इसका क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। अब आ जाओ पांचवी कंडीशन पे। बहुत सारे कंडीशन इसमें, थक गया हूं इसको कंडीशन बता बता के। पांचवी कंडीशन पे आते हैं तो 3 4। पांचवी कंडीशन क्या है भाई? ठीक, तो पांचवी कंडीशन में देखो ऑब्जेक्ट को, फिर से अपनी पिछली स्लाइड पे आते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को पांचवी कंडीशन में यहां से ऑब्जेक्ट उठा के कहां ले आएंगे? फोकल लेंथ पे ले आएंगे। यानी कि अब ऑब्जेक्ट को कहां रख दिए हैं? तो पांचवी कंडीशन में ऑब्जेक्ट को हमने रखा है कहां पे? तो ऑब्जेक्ट को रख दिया है फोकल लेंथ पे। जब हम फोकल लेंथ पे रखे हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनेगा? तो इमेज भी देख लेते हैं जरा। अब जायज सी बात है, इमेज जो पहले यहाँ थी, यहाँ से इमेज उठ के कहाँ पहुंच गई? यहाँ पहुंच गई। तो इमेज कहाँ बन गई अब? तो इमेज बन गई है इन्फिनाइट पे। कहाँ बन गई है बालक? तो इमेज अब बनी है इन्फिनाइट पे। इन्फिनाइट जो है ये भी तो रिफ्लेक्शन सरफेस के साइड में ही है। अगर रिफ्लेक्शन सरफेस के साइड में है तो ये भी कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। अगर ये वास्तविक है तो ये उल्टा भी है। ठीक है। और अब साइज की अगर बात करें तो अभी तक साइज बड़ा था, अब हम लिखेंगे साइज बहुत बड़ा हो गया है। क्या हो गया है? बहुत बड़ा हो गया है। ठीक, क्यों? क्योंकि अब ऑब्जेक्ट देखो ना, अब ऑब्जेक्ट देखो ना, ऑब्जेक्ट बिल्कुल फोकस पे है तो मिरर के बहुत पास आ गई ना, तो जायज सी बात है साइज तो इसका बहुत बड़ा हो ही जाएगा। समझ में आई बात? अभी एक और कंडीशन बन सकती है, इस कंडीशन को बाबू तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। वो कौन सी कंडीशन है? जरा ध्यान से सुनिएगा। इस कंडीशन की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां पे पहुंचा देंगे। ठीक, ये कौन सी डिस्टेंस है? तो ये पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस है। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी जाती है तो इमेज मिरर के पीछे क्रिएट होती। कहाँ क्रिएट होती है? मिरर के पीछे क्रिएट होती। तो ये कंडीशन आपको छठी वाली याद ही करना पड़ेगा और इसका कोई चारा नहीं। दिख रहा है ये रंग? नहीं दिख रहा है? ठीक, तो इसमें ये लिखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकल लेंथ एंड, सॉरी एंड की जगह इन्फिनाइट हो गया, फोकल लेंथ एंड पोल के बीच। तो इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज कहाँ बनेगा? तो इमेज ये लिखेंगे बैक साइड ऑफ मिरर, यानी कि दर्पण के पीछे। बैक साइड ऑफ मिरर, दर्पण के पीछे। ठीक, दर्पण के पीछे। अब देखो इस, अगर पीछे बना है तो ये बालक सीधा होगा। क्या होगा? सीधा होगा। ठीक, सीधा होगा तो ये वर्चुअल यानी कि आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा। साइज इसका अगर देखें तो साइज बड़ा होता है, ये याद ही करना पड़ेगा। छठी कंडीशन तो पहली और छठी अगर याद कर लिए और फिर इसको प्रैक्टिस कर लिए तो निश्चित रूप से आप क्या कर पाओगे? आप इसको पूरा क्लियर कर पाओगे, पूरा यानी कि आप निकाल पाओगे। बोलो भाई, सबको समझ में आया? इसमें कुछ नहीं दिख रहा है? बोलो, कुछ दिख नहीं रहा है? चलिए मैं दूसरा पेन से यूज कर लिख देता हूं। चलो भाई, दूसरा पेन से लिख देता हूं, कोई बात नहीं। लिखना ही तो है, दूसरे पेन से लिख देता हूं। चलो, तो ऑब्जेक्ट छठी कंडीशन में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? छठी कंडीशन तो ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ एंड पोल के बीच में रखेंगे। तो इमेज जो बनती है वो कहाँ बनती? इमेज बनती है दर्पण के पीछे, बैक साइड ऑफ मिरर, दर्पण के पीछे। और जब कोई दर्पण के पीछे बनता है तो वो इमेज सीधा होता है, जैसे उत्तल दर्पण में ही ऐसा हुआ था, सीधा। और अगर सीधा होगा तो वर्चुअल होगा, ये बात तो पता है, आभासी। ठीक, साइज इसका थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है,
साइज की अगर बात करें तो साइज बड़ा होता है। इस कंडीशन को आपको याद ही करना पड़ेगा और इसका कोई इलाज नहीं है, और इसका कोई इलाज नहीं है। बोलो मेरे लाल, सब कुछ क्लियर हो गया? बोलो भाई, कंप्लीट और क्लियर हो गया सब कुछ? कोई डाउट तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं है? बहुत अच्छे। तो आपका ये वाला चैप्टर होता है खत्म। सर याद कैसे होगा? मैं इतनी अच्छे से समझाता हूँ, आप केवल 1-2 बार रीड कर लीजिए, याद हो जाएगा। अगर आप ईमानदारी से समझे हैं, ईमानदारी से पढ़े हैं तो। अगर आपका डिस्ट्रैक्शन रहा क्लास में तो फिर उसके लिए आप ही तरीका लगाओ कैसे रटोगे। देखिए 2 ही चीज़ें होती हैं, एक होता है किसी चीज़ को रट लें, दूसरा होता है किसी चीज़ को समझ लें। हाँ, कुछ चीज़ें हर सब्जेक्ट में ऐसी होती हैं जो रटनी पड़ती हैं, उसका कोई समाधान भी नहीं। वो तो आपको रटना ही पड़ेगा और उसका कोई इलाज नहीं होता है। समझे बालक? बोलो मेरे लाल। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? बोलो। तो आज की क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और अगली क्लास जो हम लोग करेंगे उसमें पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, या तो पढ़ेंगे या तो जो छोटे छोटे चैप्टर हैं जैसे एनएलएम्स है, जैसे क्या कहते हैं वेव है, ठीक है, इन दोनों चैप्टर को डिस्कस कर ले। यही 3 चैप्टर फिजिक्स में आपके बचे हैं और इसमें हम मैक्सिमम, उम्मीद है इस सप्ताह में फिजिक्स आपकी खत्म, अगले सप्ताह में बायोलॉजी पढ़ा देंगे, खत्म हो जाएगी, फिर क्या कहते हैं केमिस्ट्री। यही है पूरा पैकेज, क्या कहते हैं बायो मतलब साइंस का, क्योंकि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। आज एमसीक्यू में फिजिक्स का एमसीक्यू होगा। किसका एमसीक्यू होगा? फिजिक्स का होगा, जो अभी तक पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड। हाँ, इक्का दुक्का क्वेश्चन इधर उधर के भी फिजिक्स के हो सकते हैं, जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं वो मैं डाल देता हूँ, ठीक है? समझे? क्वेश्चन कैसा आएगा? किसमें क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन तो इसमें यही पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट को अगर क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच रखा गया है तो इमेज कहाँ बनेगी बताइए। तो आपको याद होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफिनाइट के बीच बनेगी। ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो चलिए फिर इस क्लास में अब हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर खत्म हो गया आप लोगों का। ठीक, हम भी नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाए आप लोग की। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बहुत बहुत थैंक यू। और सभी लोग, जितने लोग क्या कहते हैं क्लास को देखते हैं, जितने लोग मुझे सुनते हैं, वो लोग, आप सब लोग तो अड्डा 247 ऐप इंस्टॉल कर रखे हैं। अगर नहीं इंस्टॉल है दोस्तों को, तो दोस्तों को भी इंस्टॉल करा दीजिए। एमसीक्यू का हमने बताया है, सभी लोग क्लास में आना अनिवार्य है। सभी लोग आइए, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत करते हैं। बिहार अड्डा 247 जो चैनल है, इसी चैनल पे आप लोगों को क्या होगा, बिहार अड्डा 247 जो चैनल है, इसी चैनल पे 3 बजे यानी कि 3 PM पे एमसीक्यू कराए जाते हैं। आप लोग इस तरह हमें वॉच करते रहिए, हमको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, ठीक? क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को एक, आप लोग जब देखते हो क्या होता है, आप उसी में लाइक कर देते हो, शेयर कर देते हो, तो ये एक एप्रिसिएशन होता है, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है। आरती कुमारी, कौन सी भाषा बोल रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी लैंग्वेज। पीडीएफ शेयर कर देंगे जस्ट, ठीक है? तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अब ब्रेक के बाद।